पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आसिफ साहब का बयान आया है। आसिफ वही हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले यह कहा था कि पाकिस्तान 30-40 साल से आतंकवाद को पाल रहा है, पश्चिम की सहायता करने के लिए, वेस्ट की सहायता करने के लिए आतंकवाद को पाल रहा है पाकिस्तान। ये बात आसिफ साहब ने कही थी और अब ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में इन्होंने कहा है कि अगर भारत आगे हमले नहीं करता है तो हम भी हमला नहीं करेंगे, इसको एस्केलेट नहीं करेंगे। एक तरफ पाकिस्तानी ट्रॉल हैं, कुछ हिंदुस्तानी नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, वो लिस्ट एक बार देख लीजिए, सुबह भी मैंने दिखाई थी। ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी नामों से अपनी आईडी बनाई हुई है ट्विटर पर और फेक न्यूज लगातार चला रहे हैं। और पाकिस्तानी ट्रॉल सारे ही लगे हुए हैं इस बात पे, 4 गिरे हिंदुस्तान के जहाज, 5 गिरे, 7 गिरे, बढ़ा के 100 कर लो। जब फर्जी ही बोलना है तो 100 जहाज से कम क्यों बोलना है। हालत यह है कि हामिद मीर जैसा पत्रकार जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो भी फेक न्यूज फैला रहा है और वो फेक न्यूज कभी ग्रोक पकड़ लेता है, कभी ट्विटर उसके ऊपर नोट लगा देता है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी अवाम है उससे मेरा कहना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन नहीं है। जैसे हम 2 रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, आप भी 2 रोटी खाते हो और पानी पीते हो। असल में आपका दुश्मन है आपका हुक्मरान और आपकी आर्मी, जो आपकी रोटी का पैसा काटकर, आपके रोजगार का पैसा काटकर, आपकी बिजली और आपके पानी का पैसा काट के आतंकवादियों को, टेररिस्ट को पनाह देता है। मसूद अजहर कौन है? लश्कर तैयबा का चीफ। कल के हमले में बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा का जो ये चीफ है मसूद अजहर, जिसको मैं मौलाना नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि हिंदुस्तान में हम मौलाना बड़ी इज्जत के साथ उन लोगों को कहते हैं जो आलिम फाजिल होते हैं, जिनके पास धर्म का ज्ञान होता है, जो दुनिया के भले के लिए काम करते हैं, उनको हम मौलाना कहते हैं। आतंक फैलाने वाले को मैं मौलाना कहना पसंद नहीं करूंगा। उस मसूद अजहर का कहना है कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। तुम्हारे अड्डे पर जब हमला होगा तो यह होना ही था, सोचना था। टीआरएफ जैसे संगठन को पालने से पहले जिसने 25 मासूम लोगों को मार दिया। खैर, मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान में यह डेस्परेशन किस लेवल पर पहुंचा है, इसका अंदाजा आप लगाइए कि यह कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बदले यह ऑपरेशन विधवा चलाएंगे। विधवा डी लिख रहे हैं, जो इनके समझ में स्पेलिंग आ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बदले ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं ऑपरेशन विधवा। एक तो ट्विटर पे जंग नहीं होती है, फेक न्यूज फैलाकर जंग नहीं जीती जाती है, जंग होती है जमीन पर। कल रात जो हमले हुए हैं वो जमीन पर हमले हुए हैं। और दूसरा सोच के देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या था। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब यह था कि हम आतंकवादियों को अपने देश की बहादुर महिलाओं का सिंदूर नहीं पोंछने देंगे। पहलगाम के अंदर जिन लोगों को मारा है, नाम पूछकर मारा, धर्म पूछकर मारा और बीवियों को छोड़ दिया जिंदा कि जाकर लोगों को बताएं, ये जो सारा कुछ है ये उन औरतों की मांग से सिंदूर छीन लेना है। जो हिंदू औरतें होती हैं वो सुहाग के चिन्ह के रूप में सिंदूर लगाती हैं। उसी सिंदूर को बचाने के लिए किया गया ऑपरेशन सिंदूर। और ये क्या चला रहे हैं? ऑपरेशन विधवा। क्या पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आर्मी के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हम आपकी बीवियों को विधवा बनाने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं? यह डेस्परेशन बताता है और नीयत बताता है। आप सोचते ही निगेटिव टर्म में हो, आप सोच ही विधवा के टर्म में रहे हो। आपको कुछ बचाना नहीं है, आप कुछ भला नहीं करना चाहते हो, तबाही के ख्वाब देखते हो। वो तबाही कश्मीर के अंदर पिछले 30 साल से मचाने की कोशिशें लगातार कर रहे हो। ट्विटर पे ट्रेंड चला लो, लेकिन आपके जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बयान दे रहे हैं डी एस्केलेशन का। यानी वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अगर हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। वैसे होना यही है। पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि जिन निशानों पर कल मिसाइलें गिरी हैं वो आतंकवादियों का अड्डा थे। आज जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पर थे, मिस्त्री साहब, और उनके अगल बगल हमारी आर्मी और हमारे एयरफोर्स की 2 मजबूत महिलाएं थीं। ऑपरेशन सिंदूर था। जिन महिलाओं के माथे से सिंदूर, मांग से सिंदूर पोंछ दिया गया था, उनको हिम्मत देने के लिए और हिंदुस्तान के लोगों को यह बताने के लिए कि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। और शायद इसीलिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्टिंग के लिए 2 बहादुर महिलाओं को चुना। उनके नाम भी सुन लीजिए और नाम सुनकर नोट कर लीजिए। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी 2 बहादुर महिलाएं, एक हिंदू और एक मुसलमान। पाकिस्तान अगर अपनी आवाम को यह समझाना चाहता है कि जो लड़ाई वो लड़ रहा है वो हिंदू और मुसलमान की है, तो वहां की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको, कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं।
वो हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में नफरत डालना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन आज भी आप आएंगे तो कोई मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके 50 हिंदू दोस्त ना हो, और कोई ऐसा हिंदू नहीं मिलेगा जिसके 10-20 मुस्लिम दोस्त ना हो। आइए हमारे यहां होली में आएंगे तो मुसलमान आपको हिंदुओं के घर दिखाई देंगे, और ईद में आएंगे तो हिंदू आपको दिखाई देंगे मुसलमानों के घर सिवई खाते हुए। आइए हमारे यहां देखिए गले मिलते हुए, आइए हमारे यहां मसाजिद के अंदर अजान सुनिए, आइए हमारे यहां देखिए कि हिंदू और मुसलमान कैसे मिलकर रहते हैं। जो लोग नफरत के बीज डाल रहे थे इस घटना के बाद भी, उसको भी बहुत शानदार जवाब दिया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्त्री साहब ने, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। उनका कहा हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार का कहा माना जाना चाहिए। उन्होंने जो कहा वो जरा एक बार सुन लीजिए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। सुना आपने, उन्होंने वही बात कही जो 23 तारीख को, 24 तारीख को हम कह रहे थे। ये जो आतंकवादी आए थे जिन्होंने हमारे लोगों को मारा और पत्नियों से कहा कि जाकर मोदी को बता देना, धर्म पूछ के मारा, कलमा पढ़वा के मारा, इनका उद्देश्य था हिंदुस्तान के अंदर दंगे करवाना। इनके जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे वो चाहते थे कि यह खबर जाए और इसके बाद देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगा हो। लेकिन कश्मीरी मुसलमानों को मैं सलाम करना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने टूरिस्ट के साथ व्यवहार किया। हमारा सैयद आदिल शाह बेचारा खच्चर चलाता था, अपने घर में इकलौता कमाने वाला था, उसने अपनी जान की बाजी लगा दी टूरिस्ट को बचाने के लिए, और इस्लाम का नाम लेकर आए दरिंदों ने उसकी भी जान नहीं बख्शी, उसको भी मार डाला। और उसके बाद कश्मीरियों ने गाड़ी मुफ्त कर दी, खाना खिलाया, पानी पिलाया, एयरपोर्ट तक पहुंचाया, होटल वालों ने होटल के पैसे नहीं लिए, जुलूस निकले दहशतगर्दी के खिलाफ, लोगों की आंख में आंसू देखा गया। पूरा कश्मीर साथ में खड़ा हुआ अपने मुल्क के और अपने टूरिस्ट के। देश भर में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी हो, सबने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद की। और ये जो साजिश थी जिसकी कोशिश कुछ लोगों ने की, इस बात की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान में बांटा जाए, इस बात की कोशिश की कि लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान की नफरत लाई जाए। कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी की, कुछ कश्मीरी शाल वालों के साथ बदसलूकी की, कुछ और तमाशा करने की कोशिश की। सरकार ने कम से कम उस समय इसको नहीं होने दिया। और आम नागरिक भी सामने खड़े हुए आए, उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो हमारा घर आपके लिए खुला हुआ है। और आज मिस्त्री साहब यही कह रहे थे कि सरकार और हिंदुस्तान के नागरिकों को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए, इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि जो हैंडलर थे पाकिस्तानी, उनकी साजिश उन्होंने पूरी नहीं होने दी। इस मौके पे जो ट्रॉल्स हैं, जो दिन रात हमें ट्रॉल करते हैं, उनको भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखो, सरकार वही बात कह रही है जो हम 1 हफ्ते 10 दिन, उसी दिन जिस दिन यह घटना हुई थी उसके अगले दिन से कह रहे हैं कि कश्मीर में ज्यादातर सैलानी हिंदू होते हैं, ऐसे में धर्म इसीलिए पूछा गया था ताकि देश के अंदर दंगा फैलाया जा सके। सरकार ने आज मुहर लगाई है शहीद की बेवा हिमांशी नरवाल की बात पर। हिमांशी नरवाल यही तो कह रही थी कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तानी मुसलमानों और कश्मीरियों पर मत डालो, उनको परेशान मत करो। और उसके बाद खुद को देशभक्त कहने वाले लोगों ने उनको बुरी तरह से ट्रॉल किया था। आज जब मिस्त्री साहब ये बात कह रहे थे तो हिमांशी नरवाल का सीना भी गर्व से फूल गया होगा कि देश की सरकार आज वही बात कह रही है जो वो कह रही थी। देश के अंदर एकता रहेगी तभी दुश्मन के खिलाफ आप लड़ाई लड़ पाएंगे। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? एक तरफ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और दूसरी तरफ लगातार हमारे नागरिकों पर बमबारी। बॉर्डर में लगातार बमबारी हो रही है जिसमें हमारे 10 नागरिकों के मारे जाने की खबर आई है। दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन यह वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि पामपोर में जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का गिरा था उसको मलबे की तरह हटाया जा रहा है, बुलडोजर के ऊपर लाद कर वो जहाज जा रहा है। जंग जब भी होती है बुरी ही होती है, मैं इस बात को कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं करता हूं। जंग में इंसानों की जानें जाती हैं, घर तबाह होते हैं, सब होता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान 1985-86 के बाद से ही कश्मीर के अंदर आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको क्यों नहीं रोकती है? सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री इस बात को कहता है, बिलावल भुट्टो इस बात को कहता है कि वहां पर आतंकवाद को पाला जाता है और इसका नतीजा भी पाकिस्तान ने भुगता है। बेनजीर भुट्टो को जिस तरह से मारा गया वो अंदर का ही खेल था। इमरान खान जेल के अंदर पड़े हुए हैं, फर्जी चुनाव हुए,
चुनाव के नतीजे आए तो सबने कहा पूरी तरह से फर्जी चुनाव हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर तमाशा हुआ। यह सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। जो आर्थिक और बाकी परेशानियां हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। और इतने सब के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों चुप रहती है? अमेरिका ने डाला हुआ था ग्रे लिस्ट में और उसको डिफेंस के हथियार देने बंद किए थे, दोबारा क्यों शुरू किया गया? पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा सबूत दे दिया कि उसके यहां आतंकवाद नहीं है? भारत कई कई बार सबूत सौंप चुका है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और अगर नहीं होगी तो भारत को पूरा हक है उन अड्डों को मिटाने का जहां आतंकवाद का प्रशिक्षण होता है, जहां से सीख कर आतंकवादी आते हैं और मासूम लोगों को मारते हैं। आप फेक न्यूज फैलाइए, बयान दीजिए, जितने भी बयान दीजिए, उससे हकीकत यह बदल नहीं जाएगी। आप सोचिए, एक ही हमले पर पाकिस्तान की मीडिया और वहां के सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके 3 बयान आए। ख्वाजा आसिफ जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, वो जियो टीवी से कहते हैं कि भारत ने जो हमला किया है वो अपनी हवाई सीमा से किया है, यानी भारत का जहाज अपनी हवाई सीमा से वहां पर हमला कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में दावा हो रहा है कि पाकिस्तान ने 6 इंडियन फाइटर जेट को गिरा दिया क्योंकि वो हिंदुस्तान की सीमा के अंदर आए थे। सीधी सी बात है, वो झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद रात को 2 बजे कहते हैं कि हमले 5 ठिकाने पे हुए, 3 लोगों की मौत हुई। सुबह 5 बजे आईएसपीआर के डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी गई, जिसमें 8 मारे गए और 35 घायल हुए। जबकि हकीकत यह है कि 9 इलाकों पर हमला हुआ है, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत डिटेल में बताया गया और यह भी बताया गया कि किस इलाके में कौन सा आतंकवादी गिरोह सक्रिय था। बताया गया कि इनमें जैश ए मोहम्मद के भी इलाके थे, हिजबुल मुजाहिदीन के भी इलाके थे और लश्कर तैयबा के इलाके तो थे ही। तो आप तो खुद बयान देने में आगे पीछे हो रहे हो क्योंकि आपको डर है कि दुनिया के सामने यह हकीकत आ जाएगी कि आप किस तरह से आतंकवादी तंजीमें चला रहे थे। यह आतंकवादी तंजीमें पाकिस्तान के आम नागरिक की कीमत पर चलाई जाती हैं। पाकिस्तान की आम आवाम को जो पैसे पहुंचने चाहिए एजुकेशन के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए, वो पैसे काट के दिए जाते हैं आतंकवादी तंजीमों को। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की आवाम को फर्जी खबरों से खुश होने की जगह अपने हुक्मरान से पूछना चाहिए कि आखिर आप ये आतंकी तंजीमें क्यों पाल रहे हो? क्या मिलता है लगातार आतंकवादी तंजीमों को पालकर? जहां तक इंटरनेशनल मामला है, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की फिलहाल कहीं कोई उम्मीद नहीं है। चाइना ने कहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रंप ने कहा कि इसकी उम्मीद बहुत पहले से थी। मार्क रूबियो जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में पाकिस्तान को इस मामले को एस्केलेट नहीं करना चाहिए। पुतिन पहले ही भारत के समर्थन में बयान दे चुके हैं और भी कई मुल्कों ने यह बात कहा कि इसका डी एस्केलेशन होना चाहिए, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, जंग बढ़नी नहीं चाहिए। और भारत सरकार ने कल ही अपने बयान में और आज के बयान में भी इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते। हमने पाकिस्तान के मिलिट्री अड्डों पर हमला नहीं किया है, जो उनकी आर्मी के ऑफिशियल अड्डे हैं उन पर हमने हमला नहीं किया है। हमने पाकिस्तान की आवाम पर भी हमला नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों पर हमला किया है जहां आतंकवादी तंजीमें पल रही थी। भारत ने युद्ध की घोषणा भी नहीं की है। बहुत सीधी सी बात है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि जंग हो और हजारों लोग मारे जाएं। हम नहीं चाहते हैं कि जंग हो और तबाही आए। लेकिन जहां से हमारे लिए तबाही आ रही थी, हमने वो इलाके खत्म किए हैं। अब यह पाकिस्तान के ऊपर है कि वो जंग को बढ़ाता है या एक बार बैठकर सोचता है कि कब तक आतंकवादी तंजीमों को पालता रहेगा। सीमा पर गोलीबारी चल रही है, जाहिर है हमारे पास जानकारी वही है जो दोनों तरफ से आती है। किसी फर्जी खबर पर, किसी अफवाह पर, हम किसी सूत्र पर हम भरोसा नहीं करते। इसलिए हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सीमा पर गोलीबारी चल रही है और हिंदुस्तान की तरफ 10 लोगों के मारे जाने और कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से बात की है, बीएसएफ से बात की है और कश्मीर में और बाकी जगहों पर सुरक्षा के सारे उपाय किए जा रहे हैं। जो सीमा के इलाके हैं वहां पर कई सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज शाम को पूरे देश भर में मॉक ड्रिल होनी है ताकि अगर जंग होती है तो उसके लिए हम तैयार हो सकें। ऐसे में आसिफ का जो बयान आया है, उम्मीद है वो सीरियस बयान होगा, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास को जानते हुए हम जानते हैं कि बयान कुछ और आता है, इरादा कुछ और होता है। अगर आसिफ वाकई सीरियस है डी एस्केलेशन के बारे में, तो सबसे पहले हमारे बीएसएफ के जिस जवान को 12 दिनों से उन्होंने कैद रखा है बिना किसी बात के, उसको रिहा करना चाहिए। अपने यहां जो आतंकवादी तंजीमें हैं उनको खत्म करने की शुरुआत करनी चाहिए और अपनी आर्मी से कहना चाहिए कि जंग ना बढ़ाएं। अगर उनकी आर्मी जंग बढ़ाएगी तो बिल्कुल तय है कि जंग लंबी होगी। अगर उनकी आर्मी के यह समझ में आएगा कि जंग लंबी होने पर नुकसान पाकिस्तान का ज्यादा है, तो शायद
ये जंग वो रोकें, फर्जी खबरें फैलाते रहें, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते रहें, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर जंग बढ़ाने का काम वो करेंगे तो जाहिर है कि माकूल जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान की आर्मी हर चीज के लिए तैयार है और हिंदुस्तान का एक एक नागरिक इस समय अपनी आर्मी और अपनी सरकार के साथ है। वो जो भी पहलकदमी लेगी हमारा उसको सपोर्ट होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।